नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देखने जा रहे हैं हमारा दोपहर न्यूज का खास कार्यक्रम ज्योतिष शंका और समाधान। आज हम आपको एक बार फिर उन्हीं हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जिन्हें पिछले दिनों आप देख चुके हैं और उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों को भी आप सुन चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने और क्या भविष्यवाणियां की थी, उन भविष्यवाणियों से कितनी सत्य हुई है। जबकि पिछले दिनों जो भविष्यवाणी हुई थी उसमें प्रमुख रूप से 4 भविष्यवाणियां थी, वो चारों की चारों सत्य साबित हुई है। तो जिन हस्ती से हम मिलाने जा रहे हैं उनका नाम है प्रसिद्ध ज्योतिष, वास्तुविद, ओरा विशेषज्ञ राजेश शर्मा जी। तो राजेश शर्मा जी एक बार फिर आपसे मुखातिब है। मैं सबसे पहले हमारे दोपहर न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों की ओर से इनका स्वागत करता हूं। राजेश जी के बारे में आपको जानकारी दे दें कि राजेश जी अन्य ज्योतिषों की तरह नहीं हैं। वे जो भी भविष्यवाणी करते हैं बिल्कुल सटीक करते हैं। चेहरा देखकर वे आपको काफ़ी कुछ जानकारियां बता देते हैं। कुंडली देखकर तो पूरा आपका भविष्य उनके सामने आ ही जाता है, लेकिन वे हस्ताक्षर देखकर भी आपका भविष्य बता सकते हैं। आज इंदौर और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में उनके फॉलोअर्स हैं। विदेशों में भी लोग उन्हें अपने यहाँ बुलाते हैं और कुंडली दिखाना, भविष्यवाणी करना और उनके जीवन में जो जो भी रुकावटें आ रही है उसका कैसे समाधान किया जाना, ये उनसे पूछते हैं। वे आम ज्योतिषों की तरह कोई बड़ा यज्ञ अनुष्ठान नहीं बताते हैं, बल्कि छोटे छोटे उपाय, जो सटीक उपाय होते हैं, उन उपायों से आपका भाग्य परिवर्तित भी करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोई समस्या है तो उसका समाधान भी निश्चित तौर पर है, पर जरूरत होती है सही समाधान की, सटीक जानकारी की। तो राजेश जी के बारे में हम और जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे। फिलहाल सीधे हम आपसे इनकी मुखातिब कराते हैं। राजेश जी एक बार फिर आपका स्वागत है। और मैं सबसे पहले ये जानकारी चाहूंगा कि जो पिछले दिनों भविष्यवाणी की थी, वे भविष्यवाणी कौन सी थी और किस तरह से सत्य हुई है, आप स्वयं दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं हमारे जितने भी दर्शकगण हैं उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सभी जितने दर्शकगण हैं उन्हें गणेश उत्सव की शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, मेरी जो भविष्यवाणी मुख्य रूप से जो पिछले एपिसोड में मैंने की थी, वो सर्वप्रथम भविष्यवाणी ये थी कि राजनीति उठापटक होगी, राजनीति भूचाल आया था। तो हमने पिछले 2 महीनों में देखा कि कौन कौन सी घटनाएं राजनीति में हो रही है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो या अन्य पार्टियां हैं। हमने संसद में भी बहुत सारी चीज़ें देखी है। तो मैंने पहले भी कहा था कि जो युग है ये परिवर्तन का युग है। तो राजनीति में भी बहुत सारे परिवर्तन युग अभी होने वाले हैं, बहुत सारी घटनाएं घटित होने वाली है। तो संसद में हमने जो देखा, अभी बिहार बंद के दौरान हमने देखा, देश विदेश में जो भी घटनाएं हो रही है ये उसी का परिणाम है। दूसरी भविष्यवाणी जो मैंने की थी जस्टिस गवई के बारे में, कि जस्टिस गवई वो जज हैं जो ऐतिहासिक फैसला करेंगे। वो ईमानदार है, सरल है, सहज है, सौम्य है और उनके फैसले संविधान में ऐतिहासिक साबित होंगे और शीर्ष अदालत में भी ऐतिहासिक साबित होंगे। वो कई भविष्यवाणियाँ माफ़ करना, वो बहुत सारे फैसले कर चुके हैं और बहुत सारे फैसले नवंबर के पहले, जब उनका कार्यकाल ख़त्म होगा उसके पहले बहुत सारे फैसले वो करके जाएंगे। तीसरी भविष्यवाणी मैंने की थी प्राकृतिक आपदाएं। स्पेशली मैंने कहा था उत्तराखंड, पहाड़ी इलाके मैंने कहे थे, और आप देखिए कि उत्तराखंड, उसके आसपास के क्षेत्र, हिमाचल, पंजाब, और वहाँ पर कितनी बाढ़ आई है, कितने लोग मर चुके हैं। और ये तो भी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है जो हम अभी आगे मैं आपको वो बताता हूँ। इसके बाद जो मैंने भविष्यवाणी कही थी अराजकता की, आप देखिए बिहार में भी किस प्रकार की हिंसा, अराजकता हुई है और अराजकता भी हमें और भी देखने को मिलेंगी। तो मेरी ये भविष्यवाणियाँ थी, जो मेरा प्रयास रहता है, मेरे इष्ट, मेरे प्रभु, मेरे कुल मेरे वचनों की लाज रखते हैं और हमारा जो जीवन है, जो हम साध्य कर रहे हैं, वो कल्याण के लिए कर रहे हैं और उद्धार के लिए कर रहे हैं।
आपको एक चीज और जानकारी दे दूं कि राजेश जी ने जो भविष्यवाणी की थी प्राकृतिक आपदा को लेकर, इन्होंने एक वार्निंग दी थी कि कृपया यदि आप अभी बारिश के दौरान और इन 2 माह के अंदर यात्रा पे जा रहे हैं तो अपनी यात्राएं निरस्त कर दीजिए, क्योंकि कई बार जब यात्राएं बहुत दुर्लभ किस्म की होती है तो वहां प्राकृतिक आपदाएं भी इतनी ही बड़ी आती है। और आप देख ही चुके कि कई गांव के गांव साफ हो चुके हैं, पहाड़ियां धंस रही है, कई यात्रियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। तो जिन लोगों ने बात मान ली थी वे तो शायद आज अपने घर में सुरक्षित हैं, लेकिन जिन लोगों ने कार्यक्रम देखने के बाद भी इस बात को अवॉइड किया वे कृपया अब ना करें। इसके अलावा राजेश जी, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जो बिहार और यहाँ पे जो अराजकता का माहौल हो रहा है, इसमें कौन सा दल आगामी दिनों वहां पर सत्ता पर काबिज हो सकता है? क्या वर्तमान जो सरकार है वही रहेगी या वहां भी परिवर्तन के योग है? देखिए, जो ज्योतिष का ताना बाना है, जो ज्योतिष की गणना है, और जो फिलहाल जो अभी स्थितियां बनी हुई है सत्ता के लिए और विपक्ष दल के लिए, उसमें मुझे ऐसा लगता है, मेरे कैलकुलेशन, मेरे गणना के हिसाब से, कि वहाँ पे सत्ता परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं। और नीतीश कुमार का तो भविष्य वो ख़त्म होने वाला है, चिराग पासवान है वहाँ पर, इनके भी सब फैसले होने वाले हैं कि किनका कैरियर ख़त्म होगा और किनका जो कैरियर है वो नया आगाज़ होगा, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह से परिवर्तन की लहर है। आपने केंद्र सरकार को लेकर भी कुछ भविष्यवाणी की थी और देखा गया कि काफी उथल पुथल है, और इन दिनों अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने जिस तरह की चुनौतियां आई है वो शायद पिछले कार्यकाल में नहीं थी, लेकिन इन दिनों जबरदस्त है, क्योंकि देश में तो इनके लिए चुनौती बनी हुई है, लेकिन विदेश में जिस तरह से अमेरिका हावी हो रहा है, कुछ ऐसे देश जहां से संबंध तोड़ चुके थे उनसे वापस संबंध जोड़ना पड़ रहा है। तो ये जो अभी व्यापार जगत में क्या होने वाला है, थोड़ा सा इसका भी बताएं। देखिए, अभी मैं भूल गया था, मेरी भविष्यवाणी यही थी कि हमारे जो पीएम मोदी जी है और अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उनके लिए कार्यकाल ये ठीक नहीं होगा। ये भविष्यवाणी मैंने पिछले 2 महीने तो की थी, और हमने एक एपिसोड किया था 4 महीने पहले, उसमें भी की थी, और एक अन्य चैनल में मैंने दिसंबर में की थी कि मोदी और शाह के लिए ये जो समय आ रहा है, ये जो ग्रहों के जो योग बने हुए हैं, ये इनके जो कैरियर होगा वो इन्हें बहुत सारी चुनौतियां मिलने वाली है। और ये जो समय शायद इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो सब चीज़ घटित हो रही है, नाम यश को लेकर, और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, घटनाएं घटित हो रही है, वो इनके कार्यकाल के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है, भाजपा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो ग्रह होते हैं वो अपना काम करते हैं। ये वही ग्रह हैं जो मोदी और शाह को इन्होंने राजा बनाया था, ये वही ग्रह हैं जो विजय पताका लेके फिरते थे, ये वही ग्रह हैं जो नाम, यश, कीर्ति, वैभव इनकी चरम पर थे, ये वही ग्रह हैं जो उन्हें सब कुछ दिलाया, इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये सब ग्रहों के ही योग हैं। प्रकृति अपना काम करती है, कुदरत अपना काम करती है। तो ये जो सब चीज़ घटित हो रही है, ये कुदरत के हैं। मैं बार बार हर एपिसोड में करता हूँ कि कुदरत अपना काम करती है, प्रकृति अपना काम करती है, वो समय समय पर आगाह करती है, समय समय पर बताती है कि आप जो है अपना संयम जीवन जिए, अहम गुरूर बिल्कुल ना करें, और जिस मकसद के लिए आप सत्ता पर बैठे हैं वो मकसद आप जनहित में, जन कल्याण के लिए और देश हित में कार्य करें। आपने राजनीतिक उठापटक को लेकर भी एक बड़ी भविष्यवाणी की थी, और इसके अंदर चूंकि अभी शनि वक्री चल रहे हैं और शनि देव को लेकर भी आपने कहा था, तो इस बार विशेष रूप से कौन सी राशियों के जातक प्रभावित हो रहे हैं? विशेषकर राजनेता तो अपने कर्मों का आधार पर भी बहुत सारा अपना जो भी आगामी भविष्य लिख ही देते हैं, अच्छा या बुरा, लेकिन अन्य जो आम जनता है, कुछ व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, तो कुछ शिक्षा जगत से जुड़े हैं, तो कुछ अन्य से, और आपने जैसे कहा था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका और जो अपने राजनीतिक दल है, इनको तीनों को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वो तो काफी सत्य साबित हुई है। तो अभी कौन सी राशियां जो विशेष रूप से प्रभावित हो रही है और क्या परिणाम उन्हें देखने पड़ेंगे? देखिए, माफ कीजिएगा, अभी इस वक्त जो है, एक तो गुरु अतिचारी हैं, गुरु अतिचारी 33 तक रहेंगे, वो भी अच्छा संकेत नहीं है। हाँ, मेरी एक भविष्यवाणी गुरु अतिचारी थे, मैंने कहा था कि गुरु से संबंधित पीड़ाएं होंगी, जैसे मैंने कहा था कि जॉन्डिस होगा, पीलिया होगा, टाइफाइड होगा, वो बीमारियां भी काफ़ी हुई अभी इन दिनों, और अभी और होंगी, ये भी भविष्यवाणी मैंने की थी। चूंकि गुरु अतिचारी है, शनि वक्री है, वो भी मीन राशि में और कुंभ राशि में उनका समागम हो रहा है, तो ये जो हालात है, और फिर ऊपर से जो ग्रहण आ रहे हैं, ये कुल मिलाकर ये काफ़ी हलचल पैदा करने वाले हैं। ये समय काफ़ी असाधारण होगा, और ये समय
उत्तम भी नहीं है। ये समय कुल मिलाकर चुनौती भरा है। ये समय वो प्राकृतिक आपदाएं होंगी जिन्हें मानव जाति ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था, अभी फिर बोल रहा हूँ कि जगन्नाथपुरी में जो मंदिर में जो घटनाएं, जो असाधारण घटनाएं हुई हैं, वो संकेत दे रही हैं कि बहुत बड़ा उलटफेर प्रकृति करने जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में, व्यक्तिगत क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और जनमानस के क्षेत्र में तो प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी आएंगी, और राजनीति उठापटक ऐसा होगा कि कई लोगों के जीवन जो राजनीति कैरियर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, हाशिए पे आ जाएगा, और कुछ ऐसे लोग राजनीति में प्रवेश होंगे जो बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे। तो ये ग्रहण का जो असर है वो तो होके रहेगा। अब जो राशियां जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली है इन ग्रहण का, क्योंकि चंद्र ग्रहण से आगाज हो रहा है श्राद्ध का और सूर्य ग्रहण से समाप्ति होगी, तो ये जो राशियां जो मैं बोलने जा रहा हूँ इन्हें बहुत सावधान होना पड़ेगा। सबसे पहली राशि जिसमें ग्रहण लग रहा है वो कुंभ राशि है, फिर इसके बाद मकर राशि है और फिर मीन राशि है। ये तीनों पे शनि का बहुत प्रभाव होगा। और फिर चंद्रमा जो है, चंद्रमा जब शनि मिलते हैं तो विष योग भी बनता है। तो जिनके चंद्रमा भी पीड़ित हैं, जिनका चंद्रमा नीच का है, जिनका चंद्रमा 8वें घर में है, जिनका चंद्रमा कमजोर है, तो उनके जीवन में अवसाद आएगा और असाधारण घटनाएं होंगी। क्योंकि शनि तो जो न्यायिक है, मतलब जो है वो जज होते हैं, वो ब्रह्मांड के जज हैं, वो कर्मों के अनुसार फल देते हैं। लेकिन जो चंद्रमा का प्रभाव होगा वो थोड़ा सा दिक्कत वाला होगा। तो आप लोगों को ये तो ध्यान रखना होगा कि एक तो इसमें सफ़र नहीं करना इन दिनों जितना हम अपने गृह नगर में रहेंगे वो ज़्यादा होगा। तो ये राशियां सबसे ज़्यादा कष्ट भोगने वाली हैं। मैं आपकी बात को थोड़ा काट रहा हूँ कि जो आपने कहा कि यात्रा ना करें, तो कौन से माह से लेकर कौन से माह तक विशेष रूप से ध्यान नहीं, कम से कम देखिए, ग्रहण का जो असर होता है वो मिनिमम 15 दिन से लेकर 3 माह तक होता है। चूंकि ये ग्रहण घंटों के हो रहे हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। चंद्र ग्रहण एक तो पूर्ण ग्रहण है, 3.5 घंटे का है, और सूर्य ग्रहण 4.5 घंटे का। वो चंद्र ग्रहण है वो पूरा भारत में दिखेगा। तो इसका असर मतलब व्यापक रूप से होगा। ज्वार भाटा जिसको हम कहते हैं, समुद्र में उफान, ये जो कहते हैं सुनामी आ सकती है, और बारिश ऐसी होगी, बादल ऐसे फटेंगे जिसने कल्पना भी नहीं की होगी, और अब भूकंप सिलसिलेवार आएंगे, ये मान के चलिए। अब जो राशियां जो है जिनके लिए शुभ होगा वो तुला राशि जो शनि की उच्च राशि, वृषभ राशि जो शनि की उच्च राशि है, ये इनके लिए बहुत मंगलमय होंगे, ये जो ग्रहों के ताने बाने हैं। और अन्य राशियां जो बच रही है उनके लिए ये समय साधारण होगा। तो मैंने आपको बता दिया, आगाह कर दिया कि मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि को बहुत सावधानी रूप से रहना है। और जिनका चंद्रमा कमजोर है, जिनका सूर्य कमजोर है, उन्हें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, सूर्य जो है मान सम्मान राजा के लिए। तो वो जो सूर्य ग्रहण होगा वो राजा कौन हुए, देश के जो प्रमुख, शहर के प्रमुख, प्रदेश के प्रमुख, और कोई भी जो कंपनियां के CEO है, डायरेक्टर है, चेयरमैन है, तो ये इन लोगों के लिए समय बहुत दिक्कत वाला होगा। इसलिए इसका हमें ध्यान रखना होगा, इन लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण और ग्रह अपना काम करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। इसका कोई उपाय तो होगा? जैसे आपने कुंभ और मीन और मकर राशि का बताया, इसके अलावा गुरु वक्री बताया, शनि का भी चला, चंद्र का भी चला, तो इनको कोई सटीक उपाय क्या उपाय किए जाए जिससे कम से कम ये ग्रह थोड़े नरम पड़ जाएं या अनुकूल हो जाएं? देखिए, बिल्कुल हर समस्या का समाधान है, प्रभु ने दे रखा है, हमारे शास्त्रों ने दे रखा है, गीता में लिखा हुआ है। तो सर्वप्रथम मैं बार बार हर उसमें कहता हूँ कि ये जो समय ग्रहण का आता है, मैं इसकी सबसे पहले खासियत बताता हूँ। ये जो समय ग्रहण आता है, ये जो ग्रहण काल होता है, ये प्रभु इसमें प्रकृति, प्रभु हमारे इष्ट, हमारे कुल देवी हमारे कष्टों को, हमारे परेशानियों को और हमारे मुश्किलों को ग्रहण करते हैं। अब ग्रहण किस रूप में करेंगे? हम उनके नाम, हम माला जप कर सकते हैं। यदि गुरु नाम लिया है वो माला जप करिए। आपके जो इष्ट है, आपके कुल देवी है, उनसे संबंधित जो भी ग्रह है या उनकी माला वो जप करिए, हवन करिए, भजन करिए, ध्यान में बैठिए, मेडिटेशन करिए। और आपको मंत्र मिला हुआ है, गुरु ने दिया है या किसी ने दिया, माता पिता ने दिया है, तो ये वो समय है जब आप दुनिया से नाता तोड़कर प्रभु की शरण में, इष्ट की शरण में, कुल देवी के शरण में चले जाइए। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, ये ग्रह क्या,
दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल बाका नहीं कर सकती है। और सबसे आखिरकार मैं कहता हूँ, हमारे कर्म के ऊपर सब चीज़ आधारित है। यदि आपने किसी का अहित नहीं किया है, आपने यदि धार्मिक कार्य किए हैं, आपने माता पिता की सेवा की है, आपने सनातन के धर्म का काम किए हैं और आपने नेकियां की है, आपने खुशियां बांटी है, तो यकीनन वो ढाल बन जाती है, वो आपके कर्म ढाल बन जाते हैं और बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाती है। इसके अलावा जैसे चंद्र ग्रहण है, तो चंद्रमा के जो बीज मंत्र है वो मैं आपको बताता हूँ। ओम सोम सोमाय नमः, आप इसका जप करिए। या भोलेनाथ का पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, वो करिए। आप 11 माला करिए। आपकी जितनी श्रद्धा भक्ति है, दीपक जलाइए, आसन पर बैठिए और बिल्कुल ध्यान मग्न हो जाइए, तो आप देखिए निश्चित कल्याण होगा। सूर्य ग्रहण होगा तो सूर्य का जो बीज मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका जप करिए। आपको निश्चित लाभ होगा। और ग्रहण के पश्चात इन चीज़ों का दान कर दीजिए। जैसे चंद्रमा की जो चीज़ है, चावल है, दूध है, उसका दान कर दीजिए आप योग्य को। और सूर्य ग्रहण का जो चीज़ें हैं, वो गुड़ हो, गेहूँ है, लाल वस्त्र है, वो दान कर दीजिए, पंडित को दे दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। तो मैं फिर कुल मिलाकर कह रहा हूँ, आप जितना आपके ईष्ट के नज़दीक होंगे, जितने कुल देवी के नज़दीक होंगे, जितने परमार्थ के काम करेंगे, जितने नेकियां काम करेंगी, ये दुनिया और माता पिता के श्री चरणों में सारे ग्रह विचरण करते हैं। आपके माता पिता नहीं है तो उनके उम्र के जो लोग हैं उनकी आप सेवा करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। ये सब शक्ति आपके साथ में होंगी तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपका बाल बाका नहीं कर सकती है। और सारी परेशानियां, सारे कष्ट आप प्रभु को जो आप अर्पित करिए, वो स्वयं ग्रहण कर लेंगे। यही सबसे बड़ा इसका फायदा है ग्रहण का। अभी पितृपक्ष भी शुरू हो चुका है और चूंकि पितृपक्ष में पितृ जो हैं वो उन्हें ईश्वर ने सर्वाधिक अधिकार दे रखे हैं, क्योंकि ईश्वर जो कार्य नहीं कर पाते हैं वो कार्य पितृ कर देते हैं। यह भी एक सच्चाई है। और चूंकि शुरू हो रहा पितृपक्ष उस दिन ग्रहण है, अंत हो रहा पितृपक्ष उस दिन ग्रहण है, तो पितरों के प्रति क्या किया जाए, इसके विषय में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, जो श्राद्ध पक्ष आता है, और ये भी तय है कि कुल देवी, इष्ट, प्रभु, माता पिता के अलावा पितृ लोग वो होते हैं, जो हमारे पितृदेव जो वो होते हैं, उनकी कृपा के बिना भी हमारा कल्याण उद्धार नहीं होना। चाहे आपकी कितनी भी अच्छी कुंडली हो, कितने भी अच्छे राजयोग हो, सुयोग हो, उसके लिए पितरों का आशीर्वाद होना बेहद ज़रूरी है। अब आजकल प्रायः हम देखते हैं कि आजकल की जनरेशन है, बहुत लोग अरे कुछ नहीं होता, पितृदोष नहीं होते। लेकिन मैं जानता हूं कि जो लोग मेरे पास में आते हैं वो कितने पीड़ित हैं, उनकी कुंडलियां इतनी अच्छी है, कटोरा हाथ में आ जाता है और ये कष्ट पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो पितृ होने के बहुत सारे समस्या होती, बहुत सारे कारण हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा यदि कोई अपराध हो जाता, जाने अनजाने में, लालचवश, भूलवश, अज्ञानतावश कोई गलती हो जाती, कोई चूक हमसे हो जाती, हमारे पूर्वज से होती है, तो ये पितृदोष लग जाता है। आपको किसी का ब्राह्मण का अन्नदान नहीं करना है, अनादर नहीं करना है, आपको धर्म के विरुद्ध नहीं बोलना है, आपको सनातन के विरुद्ध नहीं बोलना है, ना आचरण करना है। यही वो पितृदोष के लक्षण और कारण होते हैं। तो सर्वप्रथम आपको ये करना है कि सबसे पहले जो पक्षियों हैं, पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज आप पूरे पितृपक्ष में दान करिए। अंधे, लंगड़े, लूले, जो दिव्यांग लोग हैं, उन्हें आप दान करिए। वस्त्र दान करिए। अन्न दान आपके श्रद्धा के अनुसार। किसी भी मंदिर को गोद ले लीजिए आप। बहुत से ऐसे मंदिर टूटे फूटे हैं जिनकी बहुत हालत खराब है, दुर्दशा है, उस मंदिर को गोद ले लीजिए। वहाँ की व्यवस्था को आप अपने ऊपर ओढ़ लीजिए और व्यवस्था वो देखिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं हो सकता है हमारे मित्र हो, हमारे माता पिता के रिश्तेदार हो, या हमारे जो भी रिश्तेदार हो, यदि वो बुजुर्ग हैं, यदि असहाय है, यदि उन्हें किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, मेडिकल की ज़रूरत है, तो आप श्रद्धा अनुसार, आपका जो भी आपकी क्षमता के अनुसार उनकी मदद करिए। आप वस्त्र दान करिए। ब्राह्मण जो होता है, बहुत सारे ब्राह्मण बहुत गरीब होते हैं, उनके बच्चों का ख्याल रखिए, उनकी शिक्षा वगैरह जो है उनका ख्याल रखिए और उनका ध्यान रखिए। और कोई ये श्राद्ध पक्ष के दौरान आप प्रण कर लीजिए कि किसी को, यदि किसी का विवाह हो रहा है तो दहेज की व्यवस्था है, आप अभी प्रभु के सामने आप वो कर लीजिए।
प्रण ले लीजिए कि मैं इनका ये सब चीज़ करूँगा। तो कुल मिलाकर ये भी वो श्राद्ध का जो समय जो आता है, जो हमारे पितृ लोग आते हैं वो भी कुछ उम्मीद लेकर आते हैं, वो देखने आते हैं, चेक करने आते हैं कि हमारे लोग कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो उनकी मनपसंद की जो चीज़ें हैं वो गरीबों को खिलाइए, वो ब्राह्मण को खिलाइए, चींटियों को खिलाइए, गायों को खिलाइए। तो ये सब उन्हीं को अर्पण होता है। और रोज़ सुबह मटके में से एक जो पानी है वो पेड़ी पे डालिए। रोज़ सुबह उठते से ही सबसे पहला कार्य आपका यही होना चाहिए कि हमारे पेड़ी पे जो डालेंगे वो सीधे पितरों को जाता है। तो हमें जो भी दान पुण्य करेंगे ब्राह्मण के माध्यम से ये सब पितरों को जाता है, पितरों को अर्पण करता है। और एक मंत्र, ओम पितृ देवाय नमः, एक माला रोज जप करिए, तब यकीनन आप देखिए आनंद ही आनंद होगा। और पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन खीर, सारे मेवे, केसर, जायफल डाल के खीर बनाइए, ब्राह्मण को खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए, गरीब दिव्यांग को खिलाइए और दान दीजिए। दक्षिणा के बिना कुछ भी कल्याण नहीं होने वाला। तो आप ये करिए तो पितरों की भी आपको कृपा मिलेगी। रुके हुए कार्य जो भी होंगे, आपके सपने पूरे होंगे और कल्याण होगा, उद्धार होगा और बेड़ा पार होगा। हम आपसे इस कार्यक्रम को समापन कर विदा लें, उसके पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप राजेश जी से व्यक्तिगत तौर पर भी संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा है, आप उसे नोट कर सकते हैं। राजेश जी स्वयं भी अपना मोबाइल नंबर आपको बता रहे हैं, कृपया आप नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9009997799। ये कार्यक्रम आपका अपना ही है। अपनी राय हमें जरूर प्रेषित करिएगा और आपकी जो भी समस्या है निश्चित आकर मिलिएगा, फ़ोन करिएगा। यकीनन हमारा जो जीवन है वो कल्याण के लिए है और उद्धार के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इतना ही। हम जल्द ही राजेश जी के माध्यम से एक बार फिर आपकी समस्याओं को लेकर यहाँ पर मुलाकात करेंगे। और आप सभी से निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कार्यक्रम को आप अपने परिचितों, मित्रों तक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि वे भी लाभान्वित हो। नमस्कार।